हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो HPTGT केमिस्ट्री के लिए जो हमने अपनी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं आपके, और इनऑर्गेनिक और फिज़िकल जो सेक्शन है वो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने अपना जो ऑर्गेनिक सेक्शन है उसका हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो सम बेसिक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नेमिंग होती है, वो सारा हमने सीख लिया है। अब हम फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 11th क्लास में आपका हाइड्रोकार्बन्स है, तो आज की क्लास में हम हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे पास, देखो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, दोनों मिल के कंपाउंड्स बना रहे हों, उनको क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन्स। इसका एग्जांपल्स है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे घर में यूज़ होती है खाना बनाने के लिए। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आजकल व्हीकल्स भी इस पे होते हैं हमारे पास, पेट्रोल, डीजल, ये सारे ही क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन्स है। तो इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को आज हमने डिटेल में पढ़ना है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लासिफिकेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जब हमारे पास कार्बन कार्बन में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अभी आपको इसका नहीं पता है, तो जब हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। बाकी ये एरोमेटिक जो है, इसमें वर्ड, इसमें अरोमा वर्ड आता है। तो अरोमा मतलब कि फ्रेग्रेंस, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनसे फ्रेग्रेंस आती है। जस्ट फॉर नेम के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन है, बाकी हम डिटेल में जाके अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अपनी जो क्लासिफिकेशन है वो एल्केन और एल्कीन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। क्या हमारे पास एल्केन, तो एल्केन में देखो, एल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड कंटेन अ सिंगल बॉन्ड। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है जिसमें कार्बन कार्बन में क्या होता है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड। रिलेटिवली केमिकल इनर्ट होता है हमारे पास, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे होता है हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या है हमारे पास, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मीन सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दैट्स वाई जो हाइड्रोजन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं केमिकली इनर्ट होते हैं, इसीलिए इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है, जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पैरियम जिसका मतलब होता है लिटिल, और एफिनिटी जिसका, अफीन जिसका मतलब होता है एफिनिटी, मतलब इसकी लिटिल बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, मतलब ये किसी के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्ट करते हैं बट कम करते हैं, इनर्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है, जनरल फार्मूले की बात करें तो जब हमने नेमिंग करी थी तो वहाँ पे भी देखा था CnH2n प्लस में 2। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है हमारे पास, ये टेट्राहेड्रल। तो ये डिटेल में हमने स्ट्रक्चर्स वगैरह केमिकल बॉन्डिंग में देख लिए हैं। इसमें बॉन्ड एंगल आता है 109.5। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बाकी अगर नेचुरल सोर्स की बात की जाए तो हमारे पास एल्केन्स का जो नेचुरल सोर्स है वो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आएगा यहाँ पे। नेचुरल गैस वो क्या है इसका नेचुरल सोर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आइसोमराइजेशन इन कार्बन, सॉरी इसमें एल्केन्स में। तो पहला तो ये चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या थे, लास्ट क्लास में हमने, लास्ट से जो पिछली क्लास थी, सेकंड लास्ट क्लास, उसमें हमने आइसोमेरिज्म देखे थे डिफरेंट टाइप्स के। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप में हम आइसोमेरिज्म्स को पढ़ेंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जो चेन लेंथ होती है वो बड़ी या छोटी होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये पेंटेन है, पेंटेन के यहाँ पे आइसोमेरिज्म है, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। बाकी अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूलर
फार्मूला तो सेम ही है। तो अगर हमें स्टेबिलिटी को बताना हो तो हमारे पास जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है। तो नियो वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद जो एल्केन है उसका ये कॉन्फर्मेशनल वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में जहाँ पे हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में डिटेल में पढ़ा था, तो वहाँ पे ये क्योंकि जो एल्केन्स है उसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देयरफॉर फ्री रोटेशन क्या होती है, पॉसिबल होती है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं बताना चाहूँ आपको, ये देखो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर है, तो ये कार्बन कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। देखो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ये फ्रीली रोटेट हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम फ्रीली ऐसे रोटेट कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है दैट कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। ड्यू टू दिस रोटेशन मैनी स्पेशल अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कि इसी रोटेशन की वजह से बहुत सारी अरेंजमेंट्स पॉसिबल होती है। तो उसमें से कुछ एक जो ओरिएंटेशन है उसको लिया गया है हमारे पास। सबसे पहले होती है एक्लिप्स्ड ओरिएंटेशन और उसके बाद है स्टैगर्ड ओरिएंटेशन। देखो इसको आप इस स्ट्रक्चर से समझना। ठीक है, अगर आप इसको क्लियरली देख सकते हो तो ये जो मैंने बनाई हुई है ये आपका ईथेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपके ईथेन का स्ट्रक्चर है। कैसे, ये कार्बन एटम है, देखो अगर ऐसे देखो, थोड़ा सा टिल्टेड करके देखो, ये कार्बन एटम है आपका, देखो ये वाला, ये जो पिंक है ये कार्बन एटम, ये ऑल्सो कार्बन एटम। तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, 3 H लगे हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो ये आपका ईथेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने क्या बनाया हुआ है, ईथेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर आप ऐसे देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो ऐसे भी आप देख सकते हो स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, ये है आपकी एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड फॉर्म का मतलब क्या है, देखो ये कार्बन है, कार्बन के पीछे कार्बन, ये हाइड्रोजन सीधा है, इसमें भी हाइड्रोजन क्या है, सीधा। इधर वाला हाइड्रोजन ऐसे है, इसमें भी इधर वाला हाइड्रोजन ऐसे है, इसमें इधर वाला हाइड्रोजन ऐसे है, इसमें इधर वाला हाइड्रोजन ऐसे है। तो अगर ऐसी कॉन्फर्मेशन हो, क्योंकि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, देखो मैं इसको घुमा सकती हूँ, देखो कितनी सारी पॉसिबल हो सकती है ना अरेंजमेंट। ऐसे कर दो, ये भी इसका कॉन्फर्मेशन आइसोमर, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर करके इसको फ्री रोटेट कर करके हम बहुत सारी कॉन्फर्मेशन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, बट कुछ एक कॉन्फर्मेशन को स्पेशल नाम दिए गए हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी इन्फानाइट टाइप्स की हम कॉन्फर्मेशंस बना सकते हैं, बट कुछ स्पेशल हमारे पास क्या होती है, अगर मैं बात करूँ फॉर्म कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स होते हैं, उनके नेम होते हैं। तो ये है हमारा एक्लिप्स्ड, जिसमें क्या है, बिल्कुल कार्बन के पीछे कार्बन, उसका एक हाइड्रोजन जैसा है वैसे ही दूसरा हाइड्रोजन सेम, तो इसको एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, एक्लिप्स्ड फॉर्म। जैसे मैंने लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम ऑफ द वन कार्बन एटम डायरेक्टली बिहाइंड द अदर कार्बन एटम, कि बिल्कुल पीछे होता है। ठीक है, और दूसरी जो फॉर्म आती है वो आती है हमारे पास स्टैगर्ड। देखो ये दूसरी फॉर्म मैंने स्टैगर्ड बनाई हुई है, अगर आप ध्यान से देख पाओ ये स्टैगर्ड बनाई हुई है। देखो इसमें क्या है, हमारे पास ये कार्बन है, देखो ये वाला कार्बन बिल्कुल क्या था, सीधा। अब इसमें क्या हो चुका है, देखो बिल्कुल नीचे जा चुका है, ये ऊपर ये नीचे, ये वाला कार्बन इधर है, इसमें ये वाला कार्बन ऊपर जा चुका है। ठीक है, ये वाला कार्बन नीचे है, इसमें ये वाला कार्बन ऊपर जा चुका है, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो चुके हैं हमारे पास। ऐसी फॉर्म में जिसमें हर कोई एटम जो है वो अपोजिट हो जाता है, उसको बोला जाता है स्टैगर्ड। एच एटम ऑफ ए 2 कार्बन एटम्स आर फार अपार्ट, कि एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर। देखो अगर आप इसको यहाँ से देखना चाहो, ये ऐसे देखो तो आपको कैसे दिख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहा है, एक वाई दिख रहा है, ये वाई उल्टा वाई, और इसमें क्या दिख रहा है, सीधा। बट अगर हमारे पास कौन सी फॉर्म हो, स्टैगर्ड फॉर्म, एक वो स्टैगर्ड थी जिसमें एक उल्टा वाई होता है, एक सीधा वाई होता है, ये हमारी एक्लिप्स्ड फॉर्म है। देखो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है, इसमें क्या है, सीधा वाई और सीधा वाई। देखो अगर इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देखने की ट्राई करना, इसमें मैंने यही बताया हुआ है। देखो ये हमारी प्रोजेक्शंस हैं,
यहाँ से भी देख सकते हो आप, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये देखो ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। अब शायद आपको कुछ समझ में आए। और जैसे ये है, एक मिनट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये देखने को ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो ये नहीं दिख रहा, ये दिख रहा होगा, ये देखो ये एक वाई है, इसमें ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसके बिल्कुल ऊपर ये हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये है, देखो ये हाइड्रोजन है, इसके बिल्कुल ऊपर ये हाइड्रोजन है। उसके बाद ये वाला देखो पिंक वाला हाइड्रोजन, ये पिंक वाला हाइड्रोजन है, बिल्कुल इसके पीछे ये वाला हाइड्रोजन है, ये ऊपर वाला होगा, ये नीचे वाला, उसके बाद ये हाइड्रोजन है, उसके बाद ये हाइड्रोजन है, तो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म होगी। उसके बाद अगर मेरे को स्टैगर्ड बनानी हो तो एक को हम घुमा देंगे, देखो ये मैंने स्टैगर्ड बना दी है, ये मैंने स्टैगर्ड बना दी। इसमें क्या है, स्टैगर्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, ये वाला वाई यहाँ है, इसका इस तरफ है, ये इसका इस तरफ है, ये इसका इस तरफ है, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है ये वाला सीधा वाई एंड उल्टा वाई, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। न्यूमैन ने भी ऐसे प्रोजेक्शंस दिए थे, उसमें भी क्या है, ये दोनों ही उल्टे वाई हैं, ये देखो ये वाला कार्बन सीधा वाई, ये उल्टा वाई, तो अगर दोनों सीधे वाई या उल्टे वाई हो तो एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक सीधा एक उल्टा तो स्टैगर्ड फॉर्म, दोनों सीधे वाई तो एक्लिप्स्ड फॉर्म, दोनों एक सीधा एक उल्टा तो स्टैगर्ड फॉर्म। स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट की जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है वो क्या, उसमें हाइड्रोजन एटम एक के पीछे एक है, तो रिपल्शन होगी, क्योंकि इसमें एक के पीछे एक है हमारे पास, जैसे ये इसके बिल्कुल पीछे है, तो रिपल्शन होगी, एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी लीस्ट, क्योंकि जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। बट स्टैगर्ड फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं, अगर इसका हाइड्रोजन यहाँ है तो पीछे नहीं मिल रहा है, नीचे मिल रहा है हमें हाइड्रोजन, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है, हाइड्रोजन एटम ऑफ 2 कार्बन एटम्स आर फार अपार्ट, तो रिपल्शन थोड़ी कम होगी, एनर्जी कम होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी हमारे पास सबसे ज़्यादा। तो सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी है, स्टैगर्ड, और सबसे लीस्ट जो स्टेबल फॉर्म है वो है एक्लिप्स्ड, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म्स के बारे में था। अब था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एल्केन्स का, जो कि है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है, जैसे मैंने यहाँ एक आपका फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है कि एल्केन्स है उसको हम एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, एल्केन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, एल्केन को हम एल्कीन से बना सकते हैं, एल्केन को हम एल्काइन से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड है, हमें ये डबल बॉन्ड ख़त्म करना है, मतलब ये क्योंकि एल्केन क्या होगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो ये जब हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन आना चाहिए, यहाँ भी हाइड्रोजन आना चाहिए, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है उसको हाइड्रोजिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उस रिएक्शन को, हाइड्रोजिनेशन, या हम रिडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन है ना, ये हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। तो ये देखो CH2 निकल हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वहाँ पे यहाँ आएगा CH3 तीन कार्बन, यहाँ पे भी हमारे पास एल्काइन है तो यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। तो जब भी हम रिडक्शन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है सेबिटियस-सैंडरसन रिएक्शन, बिकॉज हम जो रिडक्शन है वो अलग अलग रिएजेंट की प्रेजेंस में करा सकते हैं, पर जब भी हमें निकल जो है रिएजेंट लेना पड़ता है तो हमें टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हेन द अल्कीन या अल्काइन कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड एट हायर टेम्परेचर, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, सेबिटियस-सैंडरसन रिएक्शन। तो जो भी बाय नेम रिएक्शन है उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सेबिटियस-सैंडरसन रिएक्शन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे यही है कि हम इन रिएक्शंस को किसी और रिएजेंट के प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, लाइक रेनी निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, क्योंकि ये भी हमारी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है। तो जो रेनी निकल है, रेनी निकल वो निकल का अलॉय है, मतलब कि निकल का अलॉय क्या, निकल और एल्युमिनियम को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो जब हम ये वाले रिएजेंट लेते हैं तो हमें टेम्परेचर हाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वाली जो रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही हो जाती है।
देखो यहाँ पे मैंने हर एक जो रिएक्शन एनसीईआरटी में है वो तो ली ही है, बट कुछ एक जो ऐसी रिएक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, तो साथ में मैंने वो वाली भी ली हुई है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो तो मैंने हर एक ही रिएक्शन ली हुई है, बट साथ ही साथ जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है वो ली हुई है। जैसे ये थी आपकी सैबेटियर और सैंडरसन रिएक्शन। आपकी क्या थी कि ये जो रिएक्शन है ना, ये तो ऐसे तो बता रखा था बट इसका नाम नहीं बता रखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, सो अब हम करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। देखो अल्काइल हैलाइड मतलब कार्बन चेन, अल्काइल का मतलब होती है जो आर कार्बन चेन, हैलाइड का मतलब है हैलोजन्स, मतलब आपके पास हैलोजन होना चाहिए कार्बन चेन, उनसे हम कैसे अल्केन्स को क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो वुड्स रिएक्शन में देखो क्या है, अल्काइल हैलाइड CH3। आपको जब भी अल्काइल हैलाइड और सोडियम और ड्राई ईथर की बात की जाए ना, विच मीन्स वहाँ पे वुड्स रिएक्शन है आपकी। अल्काइल हैलाइड सोडियम और क्या है ड्राई ईथर की बात है, मतलब वहाँ पे वुड्स रिएक्शन है। तो अल्काइल हैलाइड सोडियम अल्काइल हैलाइड, यहाँ से अल्काइल हैलाइड ClBr हो सकता है, तो यहाँ से निकल गया NaCl2 निकल जाएगा, NaCl2 निकल जाएगा, CH3 और CH3 में क्या आ जाएगा बॉन्ड। यहाँ पे एक कार्बन की चेन थी, यहाँ पे क्या होगी 2 कार्बन की चेन, विच मीन्स जो वुड्स रिएक्शन है वो कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए यूज़ की जाती है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिएक्शन जो है वो कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए यूज़ की जाती है। आगे भी हम पढ़ेंगे बहुत सारी रिएक्शन कार्बन लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, बट यहाँ पे कौन सी आई आपकी वुड्स रिएक्शन। यूजफुल टू इंक्रीज कार्बन कार्बन चेन लेंथ, ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन फॉर्म, कि इससे हम इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन ही क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिएजेंट होगा वही हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो मिक्सचर्स ऑफ अल्केन्स बनते हैं, उनको ऑब्टेन करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन्स ही बनेगा, नॉट सूटेबल फॉर द अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। अनसिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए सूटेबल्स नहीं है हमारे पास। और अगर मैं बात करूँ इससे हम मीथेन भी नहीं बना सकते। मीथेन इज CH4 ना सिंगल कार्बन, तो सिंगल कार्बन की रिएक्शन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसी ही सेम रिएक्शन है, बस रिएजेंट को चेंज करना है। कौन सी रिएक्शन आ जाती है फ्रैंकलैंड, तो अल्काइल हैलाइड वैसा ही रहेगा, ड्राई ईथर वैसा ही रहेगा। सोडियम मेटल की जगह अगर हम जिंक मेटल ले लेंगे तो रिएक्शन का नाम पड़ जाएगा फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। ठीक है, वुड्स में सोडियम आ जाएगा, अगर जिंक आ जाएगी तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस है वो आती है हमारे पास कोरेहाउस रिएक्शन। देखो ये वुड्स रिएक्शन बाय नेम है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन बाय नेम है, कोरेहाउस रिएक्शन बाय नेम है, दैट्स वाई ये सभी की सभी रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कोरेहाउस रिएक्शन। सो कोरेहाउस रिएक्शन क्या है, क्योंकि वुड्स और फ्रैंकलैंड जो रिएक्शन है उससे हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स को ही फॉर्म कर सकते थे, एल्केन्स को, पर जो कोरेहाउस रिएक्शन है उससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही एल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक रिएजेंट बनता है, पहले वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाना पड़ता है, तो वो है हमारे पास गिलमैन रिएजेंट। यहाँ से क्वेश्चन देखो ऐसा भी फ्रेम हो सकता है कि कोरेहाउस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट फॉर्म होता है, दैट इज़ योर गिलमैन रिएजेंट। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, हायर स्टडी में आपने पढ़े होंगे, BSc में, इन केस अगर आप केमिस्ट्री में मास्टर्स हो तो वहाँ पे भी आपने पढ़े होंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही है हमारे पास, तो ये बना R2CuLi। तो जब इस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को हम अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, देखो यहाँ पे R' है, R' हम कुछ भी ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं, CH2CH3 भी ले सकते हैं, और यहाँ पे R है ये भी कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जैसे भी टाइप्स की हमें चेन चाहिए वैसी फॉर्म हो सकती है। तो गिलमैन रिएजेंट को जैसे अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ से ये, क्योंकि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है उसमें जो कार्बन चेन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये देखो ये कार्बन चेन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, R' के साथ बॉन्ड, यहाँ से X निकल गया, तो Li का X के साथ बॉन्ड, और ये R एक RCu एज इट इज़ रहेगा, और इस R का R' के बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो बन जाएगी सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल एल्कीन दोनों बन जाएगी। तो दिस इज़ योर कोरेहाउस रिएक्शन। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड्स के थे। उसके बाद हम रिडक्शंस भी कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स की।
क्या कर सकते हैं, रिडक्शंस भी कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशंस है। तो रिडक्शन भी है ना ये, क्योंकि यहाँ पे Cl है तो Cl की जगह हम H लगाएंगे। तो जब Cl की जगह H लगाएंगे मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट्स मीन रिडक्शन। तो इसकी रिडक्शन जिंक इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl या पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिडक्शन करके हमें RH मिल जाएगा। या फिर जिंक और अल्कोहल के साथ भी इसकी रिडक्शन कर सकते हैं, तब भी हमें RH मिल जाएगा। या फिर हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो भी इसकी रिडक्शन करके क्या दे देंगे, हम सिंपलेस्ट अल्केन्स दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं। देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज ऑल्सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। वो क्या होता है, RMgX। RMgX मेटल है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से कार्बन चेन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसमें देखो नेगेटिव चार्ज है, वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो वाटर में H पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कार्बन की चेन H पॉजिटिव ले लेगी, सिंपल एल्केन्स बन जाएगा और ये कंपाउंड हमारा रिलीज हो जाएगा। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी हम क्या बना सकते हैं, अपना एल्केन। उसके बाद अल्कोहल से भी हम एल्केन बना सकते हैं, अल्कोहल की रिडक्शन करके। रिडक्शन कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाएगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो OH HI की प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो हमारा एल्केन जो है वो बन जाता है। तो ये सारे प्रोसेस से एल्केन को बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड से मोस्ट इंपॉर्टेंट में बाय नेम है, जैसे वुड्स था, फ्रैंकलिन था, कोरेहाउस साहब था। ठीक है, बाकी रिडक्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन मेथड आता है इसका, वो आता है फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, किससे आता है इसका प्रिपरेशन मेथड, कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है हमारे पास। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें पहला जो प्रिपरेशन मेथड है वो है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखो अगर आपको कहीं पे भी, जब भी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको डी वर्ड मिल गया, ठीक है, डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। तो मतलब कि किसी की रिमूवल हो रही है। कार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऐसे ही रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है उसको बोला जाता है डी कार्बोक्सिलेशन। तो फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट लेते हैं हम, जैसे ये RCOO Na, इसको NaOH के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ CaO है ना, और इसको हीट करा तो यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखो CO2 कार्बोनेट सोल्ट की फॉर्म में निकल जाएगी हमारे पास, Na2CO3 और यहाँ से R और ये H बनता है, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक वाले दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव देयरफॉर डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। इसको यूज़ किया जाता है डिक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो इस कार्बन चेन में एक कार्बन था और यहाँ पे भी एक कार्बन था, तो दो कार्बन चेन आगे, मतलब दो कार्बन एटम आगे, बट यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम आए कितने, 1। तो जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है वो कार्बन चेन लेंथ को कम करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पर्पस है CO2 को डालने का वो क्या है कि जो हमारी रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर पे हो सके, क्योंकि इस रिएक्शन में गैस को रिलीज़ होना है, तो जो गैस रिलीज़ होती है वो हायर टेम्परेचर पे ही होती है, इसीलिए इसको डाला जाता है ताकि जो बाकी का कंपाउंड है वो डिकम्पोज ना कर जाए हमारे पास, इसीलिए CO को डाला जाता है। क्योंकि ये चीज़ जो है NCERT में मेंशन थी, इसीलिए इसके पर्पस को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है हमारे पास वो आती है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ वो आती है हमारी कॉल्ब्स रिएक्शन। ठीक है, कौन सी आती है, कॉल्ब्स रिएक्शन। तो ये भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ही सोल्ट है, चाहे हम पोटाशियम सोल्ट लें या फिर हम सोडियम सोल्ट लें। यहाँ पे हमने NaOH और COH मतलब हीट करा था। इस रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी से उसको क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी से इसको मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो यहाँ पे एनोड कैथोड की फॉर्मेशन होगी, तो एनोड पे हमारा एल्केन जो है, हम डिज़ायर्ड एल्केन चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद कैथोड पे हमारी जो भी मेटल होगी लाइक जैसे पोटाशियम है वो जाके लिबरेट हो जाती है। ठीक है, तो कॉल्ब रिएक्शन क्या है, जब सॉल्ट ऑफ मतलब पोटाशियम सॉल्ट और द सोडियम सॉल्ट जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के वो इलेक्ट्रोलाइज होते हैं, उसको बोला जाता है कॉल्ब रिएक्शन। उसके बाद हम रिडक्शन भी कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हम 6HI से करते हैं, तो इससे भी हमारा क्या बन जाता है, हमारा एल्केन जो है वो फॉर्म हो जाता है।
ठीक है। तो ये सारे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इसमें कुछ एक कार्बोनिल कंपाउंड से भी इनको बनाया जाता है। तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, वहाँ पे भी ये रिएक्शंस आएंगी। तो जैसे कार्बोनिल कंपाउंड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इसको हम जिंक और मरकरी के साथ HCl के साथ अगर ट्रीट करवा दें तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रिमूव हो जाता है, आर और एच बन जाता है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है क्लेम्सन रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो इसको बोला जाता है क्लेम्सन रिडक्शन। उसके बाद यही हमारा एल्डिहाइड कीटोन है। इसको अगर हम, ये हमारा होता है, इसका नाम भूल गई मैं, इसका नाम होता है, अभी मेरे को इसका नाम नहीं याद आ रहा है। इसके साथ ये बेस होता है, तो बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तब भी CO जो है वो यहाँ से निकल जाता है, RH के बीच में बॉन्ड बन जाता है और इस रिएक्शन को बोला जाता है वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन। तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आती है। तो फिज़िकल में ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारे पास, अगर मैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में मतलब अपीयरेंस जो है उसकी बात की जाती है कि ये दिखता कैसा है हमारे पास। ठीक है, तो जो ये हमारे पास होते हैं, ना तो एल्केन्स का कोई कलर होता है ना ही कोई आउटडोर होती है। ठीक है, तो ये कलरलेस होते हैं और जो लोअर मेंबर होते हैं गैसियस स्टेट में होते हैं, उसके बाद लिक्विड स्टेट में, और जो हायर मेंबर होते हैं वो सॉलिड स्टेट में हो जाते हैं। तो वहाँ से कुछ एक बनने वाला नहीं है क्वेश्चन। मेन इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट से बनने वाला है। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बन चेन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। ठीक है, जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब अगर हमारे पास कार्बन एटम सेम आ जाए, फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना सरफेस एरिया के होता है। किसके होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया के। तो जब हम ब्रांचिंग करते हैं तो सरफेस एरिया, देखो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम हो गया, इसका और भी कम हो गया। तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, इसीलिए जो एन पेंटेन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद आइसोपेंटेन, फिर उसके बाद नियोपेंटेन आता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट को भी ऐसा चाहिए कोई फॉलो नहीं करते हैं, बट इसमें ऐसा होता है कि जो इवन कार्बन एटम्स है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओड कार्बन एटम, क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है, इसमें सिमेट्री नहीं होती है। बाकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो लाइक डिजॉल्व लाइक हमने पढ़ा हुआ है सॉल्युबिलिटी में। तो जो हमारे पास ये हमारे एल्केन्स है ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही जाएंगे, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जाते हैं, तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये था आपका एल्केन्स का इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इसमें मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वाला पार्ट और केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट जो है। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस वाला जो पार्ट है। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ या उसको केमिकल रिएक्शन बोल दिया जाता है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, बीइंग अ सैचुरेटेड कंपाउंड जनरली अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, ना ही डबल बॉन्ड है ना ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? So now we will discuss about the chemical properties of the alkanes। ठीक है, तो क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें एडिशंस तो नहीं हो सकते। क्योंकि एडिशंस के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे ये हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन कार्बन ऐसे सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन जो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है वो पहले ही बने हुए हैं, तो इसमें कुछ भी हम ऐड तो नहीं कर सकते, बट ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ज़रूर देगा। ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमारे पास देखा, जो कि कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो, मैं आपको रिएक्शंस का मैकेनिज्म नहीं करवाने वाली हूँ, जिस भी रिएक्शन का मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होगा उसका मैं करवाऊंगी। यहाँ पे मैं हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं करवाऊंगी, क्योंकि एज सच मैकेनिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। पूछा ज़रूर गया है कि कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है, तो वो मैं आपको बता दिया करूँगी। जैसे ये जो एल्केन्स है उसकी जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आती है हमारे पास हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड द सल्फोनेशन। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारे पास कंबशन,
जो होती है हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन, उसके बाद कंट्रोल ऑक्सीडेशन जिनको पार्शियल ऑक्सीडेशन बोला जाता है, उसके बाद इसमें आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है, एरोमेटाइजेशन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन होती है और रिएक्शन विद स्टेन्स होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस हैं जो हमारे एल्केन शो करते हैं। अब हम हैलोजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले आता है हमारा हैलोजिनेशन। देखो जैसे मैंने डी का बोला था ना, ये हैलोजिनेशन, हैलो मतलब हैलोजन मतलब कि आ जाएगा आपका हैलोजन, और जब भी नेशन होगा, अगर देखो अगर हैलोजिनेशन तो इस रिएक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। अगर हो डी हैलोजिनेशन, डी आ गया, डी का मतलब है रिमूवल, तो किसका रिमूव होना है, हाइड्रोजन का, सॉरी हैलोजन्स का। तो ऑर्गेनिक में जितनी भी रिएक्शंस हैं, ये जो टर्म्स है उसके नाम में ही उसका आंसर है, ठीक है। तो हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो हमारा ये आ गया हमारा एल्केन, तो उसमें हम Cl2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे आप एक चीज़ मेंशन करोगे कि जब भी सनलाइट हो, कहीं पे भी आपको सनलाइट का सिंबल देखने को मिलता है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, यहाँ पे ऑलवेज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आपको कुछ नहीं सोचना है, अगर आपको मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया है और वहाँ पे सनलाइट यूज़ हो रही है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ये CH4 है। अब अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट अ सेकेंड, तो अगर हम देखें, देखो ये रिएक्शंस होती कैसे हमारे पास, पहले इसको समझते हैं। मैंने डायरेक्ट ये रिएक्शन लिखी हुई है। तो आपके पास है CH4, इसको हमने Cl2 के साथ ट्रीट करवाना है इन दी प्रेजेंस ऑफ HNu। तो सबसे पहले एक H जाएगा, CH3Cl एज इट इज़ रहेगा, HCl बन जाएगा। पर ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगी जब तक ये सारे के सारे, जैसे अब CH3Cl बचा है, फिर हमारे पास Cl2 आएगा, HNu के साथ रिएक्ट करेगा, फिर क्या बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा, यहाँ पे HCl सेम आएगा, फिर ये CH2Cl2 आएगा, इसके साथ फर्दर Cl2 ऐड होगी, फिर HNu आ जाएगा, फिर हमारे पास एक H और Cl3 हो जाएगा प्लस में HCl, फिर उसके बाद CHCl3 आएगा, उसमें हम फिर से Cl2 ऐड करेंगे, HNu आएगा, फिर क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस में HCl बन जाएगा। ऐसे ये कंप्लीट रिएक्शन है, विच मीन्स जितने भी हाइड्रोजन है हाइड्रोकार्बन्स में, एल्केन में, वो ख़त्म नहीं हो जाते तब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। तो जो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो इसको याद रखना है, इसके फॉर्मूले को, CH3 क्लोरोफॉर्म, और इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चार क्लोरीन है ना, और ये एज अ हमारा सॉल्वेंट काम करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये काफ़ी जगह आप देखोगे रिएक्शंस में, नॉन पोलर क्या है हमारा, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस है आपके पास, वही रिएक्शन को मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। CH2Cl, उसके बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास, CCl4। ये डायरेक्ट कैसे बना मैंने आपको बता दिया। इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद द हैलोजन्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि वो एक्सप्लोजन क्रिएट कर देती है। तो हम जो हैलोजनेशन है वो ऐसे नॉर्मली फ्लोरीन की नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन्स ऑफ एल्केन्स है वो क्या है, टर्शरी का सबसे जल्दी रिप्लेस होगा, फिर सेकेंडरी का, देन प्राइमरी का। देखो जो मैं फ्लोरिनेशन की बात कर रही थी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा जो पैराग्राफ है ये NCERT में मेंशन है, तो वहीं से मैंने लिया है ये। द फ्लोरिनेशन इज़ टू वायलेंट टू बी कंट्रोल, कि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
और जो आयोडीनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो ये वाला पार्ट है आयोडीनेशन वाला, जिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आयोडीनेशन जो है वो बहुत ही स्लो होती है और ये रिवर्सिबल हो जाती है। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि आयोडीनेशन जो है वो रिवर्सिबल क्यों हो जाती है। रिवर्सिबल हो जाती है क्योंकि इसमें जो आयोडीन है वो क्या करता है, वो दोबारा से बैकवर्ड चेंज हो जाता है HI में, ठीक है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को किस में करवाया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3 और HNO3 की प्रेजेंस में करवाया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं, किसके थ्रू होती है, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। नाइट्रेशन की बात करें, इस नाइट्रेशन और सल्फोनेशन को डिटेल में हम जब बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा चीज़ का इतना रोल नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं है इसका, राइट। तो नाइट्रेशन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास CH4 है, इसको हम HNO3 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो जो एक H होगा उसकी जगह NO2 ग्रुप रिप्लेस कर जाएगा। बट ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि रिएक्टिव तो नहीं है, तो रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर हाई करना पड़ता है। सिमिलरली जो सल्फोनेशन है ये भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होती है, जो H एटम हो SO3H से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आती है ऑक्सीडेशन दैट इज़ कंप्लीट कंबशन। क्योंकि कंबशन क्या होती है, जब भी हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं, उस रिएक्शन को हम कंबशन बोलते हैं। छोटी क्लासेस में ये चैप्टर्स होते थे हमारे पास, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली कंबशन शो करते हैं तब प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसीलिए जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें व्हीकल्स में एनर्जी ही चाहिए होती है उनको मूव करवाने के लिए, इसलिए इनको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। उसके बाद इनकम्प्लीट कंबशन आती है कि हम लिमिटेड सप्लाई रखते हैं। यहाँ पे तो क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है, यहाँ पे हमने लिमिटेड सप्लाई रखी है। तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है, लिमिटेड सप्लाई होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। और बहुत कई बार क्या, जब हम ऑक्सीजन की और भी ज़्यादा लिमिटेड कर देते हैं तो कार्बन ब्लैक बन जाता है, जिसको हम ब्लैक इंक, ब्लैक पिगमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशंस में ये होता है। उसके बाद हम कंबशन को कैटेलिटिक भी करवा सकते हैं, मतलब कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो कंबशन को हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। तो ये है कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार यहाँ से ये जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारे पास क्या है कि क्या करवानी है, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ एक ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास ज्वाइन हुए होंगे। तो जब हम इसकी, ये हमारा क्या है, मीथेन, इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो हमारा अल्कोहल बनता है, क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला अल्कोहल मीथेनॉल। और जो ये प्रोसेस है इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब क्या है, मीथेनॉल का मतलब इंडस्ट्री में अगर हमें मीथेनॉल बनानी हो तो ये यूज़ किया जाता है मेथड, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऐसे सिर्फ मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बट मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में, तब हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बनता है, CHO के आ गया एल्डिहाइड ग्रुप। अब अगर हम मोलिब्डेनम एसीटेट या फिर सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तब हमारा एसिडिक ग्रुप बनता है। अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड तो एल्डिहाइडिक, अब मोलिब्डेनम एसीटेट है और सिल्वर ऑक्साइड है, तब हमारा क्या बनता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे पास ये हमारे सिंपल कार्बन्स होते हैं, एल्केन्स होते हैं, ठीक है, सिंपल एल्केन्स होते हैं, KMnO4 और K2CR2 के 7 ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। बट जो ये प्राइमरी है, ये क्या हमारा, टर्शरी, जिस कार्बन पे H लगा हुआ है उस कार्बन के साथ 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये टर्शरी कार्बन है। तो जब भी हमारे पास टर्शरी हाइड्रोकार्बन, टर्शरी एल्केन होता है, उस टाइम KMnO4 और K2CR2O7 इस H को OH में क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है, प्राइमरी या सेकेंडरी एल्केन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और K2CR2O7, बट जो टर्शरी एल्केन्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं KMnO4 और K2CR2O7 से, ठीक है। उसके बाद इसकी आती है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो आइसोमराइजेशन में क्या है कि जैसे ये हमारा, ये है N-हेक्सेन, ये क्या है, N-हेक्सेन। तो जब मैंने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट करवाया तो यहाँ पे ये 1 2 2 पे मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन
3 मिथाइल पेंटेन, मतलब मिक्सचर्स ऑफ आइसोमर्स बन जाते हैं हमारे पास, आइसोमराइजेशन एन हेक्सेन। अब एरोमेटाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम इस सिंपल एल्केन को, किसी सिंपल एल्केन को ट्रीट करवाते हैं किसी के साथ, वो एरोमेटिक कंपाउंड बना दे। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। अभी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट जब हम वीडियो जो करेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो एरोमेटाइजेशन में क्या होता है कि एन हेक्सेन है, ये हमारा एन हेक्सेन ही है, ये क्या है, एन हेक्सेन है। इसको जब हम क्रोमियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर वेनेडियम ऑक्साइड को एट हाई टेम्परेचर और दिस प्रेशर पे ट्रीट करवाते हैं, तब हमारी बेंजीन फॉर्म हो जाती है। क्या फॉर्म हो जाती है, हमारी बेंजीन। देखो यहाँ पे ये दो रिएक्शंस हैं, एन हेक्सेन अगर उसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट करवाते हैं तब आइसोमराइजेशन होती है, बट अगर क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम या वेनेडियम, इनमें से कोई एक चीज़ एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमारी बेंजीन बन जाती है। तो इस रिएक्शन को साइक्लाइजेशन भी बोलेंगे क्योंकि साइकिल फॉर्म हो गया ये, और डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलेंगे। डिहाइड्रोजिनेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 6 हाइड्रोजन बचे हैं हमारे पास, 2 3 4 5, जबकि हाइड्रोजन टोटल हमारे पास 12 थे, तो हमारे 6 हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन की रिमूवल हुई, तो इस रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है इसकी पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम इसको हीट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, एल्केन्स को, तो क्या मतलब क्या होता है, तो पायरो मीन्स फायर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो जब हम हीट करते हैं हायर एल्केन्स को, तो वो स्मॉलर लोअर एल्केन्स, एल्कीन और हाइड्रोजन गैस में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और जो हाइड्रोजन गैस है ये फायर कैच कर लेती है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा क्या है, हेक्सेन है, इसको ट्रीट करा हाई टेम्परेचर पे, तो देखो हेक्सेन, इट्स हेक्सेन, ऐसे होना था, ये हेक्सेन है, तो हमारे पास ये क्या बना, ये हमारा, हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या बना, यहाँ पर C6 ही होगा, सॉरी। तो ऐसे ये C6H12 में कन्वर्ट हो गया, C6H12 मतलब एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस, या फिर C4H8 C2H6 C3H6 C2H4, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया, तो वो होती है पायरोलिसिस। और जो क्रैकिंग होती है, क्रैकर्स बनाने में यही वाली रिएक्शंस यूज होती है। उसके बाद जो लास्ट इसकी रिएक्शन है एल्केन्स की, वो है रिएक्शन विद स्टीम, मतलब जो वाटर है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हमारी क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसको बोला जाता है वाटर गैस। और ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल मेथड है ये। एल्केन को जब हम स्टीम के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमारा क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी एक तरह से ऑक्सीडेशन ही हुई ना, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गए, यहाँ पे क्या लग गया हमारा, आके ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस जो ये प्रोडक्ट बना है हमारे पास, वाटर गैस बोलते हैं इसको, ठीक है। सो हमारा एल्केन वाला जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब हम जो अपना एल्कीन वाला पार्ट है वो करने वाले हैं। तो एल्कीन, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोकार्बन पार्ट से, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट एल्कीन ही है। इसी की रिएक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, और जो यही वाला पार्ट है आगे जाके भी यूज़ होता है हमारे पास से, ठीक है। तो एल्कीन्स हमारे पास देखो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इसलिए इसको ओलिफेनिक बॉन्ड भी बोला जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड को, इसलिए इनको ओलिफेनिक भी बोला जाता है। जनरल फार्मूला आ जाएगा CnH2n। सोर्स क्या है, दिस सेल्डम ऑकर फ्री इन नेचर, हमें फ्री नेचर में फ्रीली भी मिल जाते हैं। और ये कैसे, जब हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं तब भी वहाँ से हम मिल जाती है। पेट्रोलियम हमारे सिंपल हाइड्रोकार्बन्स है, मतलब एल्केन्स है, उसको जब पायरोलिसिस की जाती है तो वहाँ से हमारी एल्कीन फॉर्म हो जाती है। सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, क्या देखें हम इसके स्ट्रक्चर को, देखो अगर मैं बताऊं आपको इसके स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर होता है इसका ऐसे। अगर सिंपल एल्कीन की बात की जाए तो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर होता है ऐसे, CH2 CH2 CH2, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, देखो कैसे बना होना है, सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ देन एक यहाँ। सिमिलरली इधर वाला कार्बन, इसका भी सिग्मा बॉन्ड है, एक इधर है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका H है, 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 ठीक है। तो डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन का तो कोई अब आपको वो नहीं होना चाहिए, हम समझ चुके हैं। डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2,
तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। अब जो एल्कीन होती है ना उसके बाद एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो ये क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप कर जाते हैं, ये क्या कर जाते हैं, साइड वाइज ओवरलैप कर जाते हैं। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड। तो ऐसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा सिग्मा बॉन्ड इधर सिग्मा बॉन्ड, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बन गया हमारा, पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाती है इसकी, ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका प्लेनर, ये पानी नहीं रहा प्लेनर, ये ऐसा, ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर है, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्लेनर है। उसके बाद ज्योमेट्री डायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 आ जाएगा। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड शॉर्टर इन लेंथ होता है, देयरफॉर वो स्ट्रॉन्गर होगा देन द सिंगल बॉन्ड। अब एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। क्यों होती है इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है। ये हमने पढ़ा था सिग्मा पाई में, S फॉर सिग्मा, S फॉर स्ट्रॉन्ग। तो सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई जो है वो वीक बॉन्ड होता है हमारे पास, ठीक है। पाई क्या होता है हमारे पास, वीक बॉन्ड होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो इजीली डोनेट हो जाता है। मतलब कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम हुआ। तो एल्कीन हमारी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड है वो वीक है, देयरफॉर ये लेस स्टेबल होती है एल्केन्स के। स्टेबल लेस है बट रिएक्टिव ज़्यादा होगी, क्योंकि जो चीज़ स्टेबल नहीं होती है वो रिएक्टिव होती है हमारे पास, ठीक है। वो क्या होती है, रिएक्टिव होती है हमारे पास, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें भी। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन थी। हमारे पास आता है इसका आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म, इसका आइसोमेरिज्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें किसकी, एल्कीन की, ठीक है। जो एल्कीन का आइसोमेरिज्म्स है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप देख रहे होंगे आइसोमेरिज्म में कि एल्कीन में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिल रहा है। पहला तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या है, हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, ये चेन लेंथ बड़ी है, यहाँ पे चेन लेंथ क्या है, छोटी है, तो कार्बन एटम्स तो सेम है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसको हमने चेन आइसोमेरिज्म बोला है। उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म भी होता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन अलग है, यहाँ पे 1 पोजीशन पे, यहाँ पे 2 पोजीशन पे, ठीक है। अब जैसे एल्केन में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म था ना, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आया है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ये हमारे पास स्टीरो आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्कीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आता है इसमें कंडीशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंडीशन क्या है, दैट रिस्ट्रिक्टेड इन रोटेशन, कि जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। तो रिस्ट्रिक्टेड जो रोटेशन है वो कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से ही होगी। रिस्ट्रिक्टेड जो रोटेशन है, क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है, बोथ सब्सटीट्यूएंट ऑन ईच कार्बन, की जो सब्सटीट्यूएंट होने चाहिए ईच कार्बन पे वो क्या होने चाहिए, शुड बी डिफरेंट। कैसे होने चाहिए, शुड बी डिफरेंट होने चाहिए। लाइक हमारे पास जैसे ये है, यहाँ पे लेट से मैंने H लगा दिया, यहाँ पे X लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने H लगा दिया, X लगा दिया। तो जो ये वाली अरेंजमेंट है सिर्फ यही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। बोथ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन ईच कार्बन शुड बी डिफरेंट, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड है तो 2 ही सब्सटीट्यूएंट होंगे, तो दोनों के दोनों सब्सटीट्यूएंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट। अगर वो सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। यहाँ पे भी डिफरेंट बट आपस में क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, तभी हमारा क्या आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है। अब देखो अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल्स बताऊं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने H रख दिया, यहाँ पे लेट्स से Cl रख रही हूँ मैं, यहाँ पे भी मैंने H रख दिया, यहाँ पे मैंने क्या रखा, Cl, ठीक है। एक मैंने बनाया यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे मैंने H रख दिया, यहाँ पे मैंने H रख दिया, यहाँ पे इसका Cl रख दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका Cl रख दिया। जब हमारे पास जो सेम ग्रुप हो वो एडजेसेंट हो एक दूसरे के, देखो यहाँ पे सेम ग्रुप क्या है, एडजेसेंट है, एक के बाद दूसरा है, एक के बाद दूसरा है, एक के बाद दूसरा है। तो जब हमारे सेम जो ग्रुप है वो क्या है, एडजेसेंट है, सेम जो ग्रुप है वो क्या है, एडजेसेंट है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को, मतलब जो आइसोमर है उसको बोला जाता है या सिस एल्कीन। क्या बोला जाता है उसको, सिस एल्कीन। अब इसमें देखो ये H है, इसके एडजेसेंट Cl है, इसके एडजेसेंट Cl है, तो वो एडजेसेंट तो नहीं हुए, एंटी है, ठीक है। तो जो अब जब हमारे जो सेम ग्रुप है, सेम जो ग्रुप है वो क्या हो, एंटी,
ठीक है, सेम ग्रुप क्या हो एंटी, तब जो हमारा आइसोमर बनता है या जो एल्कीन बनती है उसको क्या बोला जाता है, ट्रांस एल्कीन। क्या बोला जाता है, ट्रांस एल्कीन। देखो ये सेम है दोनों तो ये एंटी है, ये सेम है दोनों तो ये एंटी है हमारे पास, ये सेम है दोनों, ये सेम है, ये एडजेसेंट है, ये सेम है, ये सेम है, ये क्या है, एडजेसेंट है हमारे पास, राइट। तो यह ट्रांस एल्कीन याद कैसे रखोगे, T4 ट्रांस T4 एंटी, तो इसको एक को याद रख लो, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपको पहचान में आने चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इनके ऊपर पक्का एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास फ्रेम हो सकता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आए हैं, चाहे सिस एल्कीन हो चाहे आपकी ट्रांस एल्कीन हो, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो आती है हमारे पास डायपोल मोमेंट, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी आती है, डायपोल मोमेंट। देखो अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ इसका, C डबल बॉन्ड तो C, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। दूसरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, ठीक है। ये सिस हो गया ट्रांस। अब ना हमने इसमें डायपोल मूवमेंट देखनी है, तो अगर आपको याद होगा जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग करवाई थी वहाँ पे आपको डायरेक्शंस बताई थी कि जो हमारे पास डायरेक्शंस होती है डायपोल मूवमेंट की, हम कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे ये दोनों एटम्स है, ये बॉन्ड है, इसमें डिसाइड करनी है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी तरफ, देखो ये इसकी तरफ आएगा, इसमें इसकी तरफ, ये इसकी ज़्यादा, ये इसकी तरफ आएगा, ये इसकी तरफ जाएगा और ये वाला जो है वो इसकी तरफ जाएगा, ऐसे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सिस वाला पार्ट है, सिस वाला पार्ट है, चारों के चारों एरो क्या जा रहे हैं, नीचे की तरफ। इसका भी नीचे की तरफ, इसका भी नीचे की तरफ, इसका भी नीचे की तरफ, इसका भी नीचे की तरफ। मतलब किसी का भी डायपोल मूवमेंट किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, विच मीन्स कि इसका डायपोल मूवमेंट लेस देन नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इस केस में देखो, इस केस में देखो, इसका डायपोल मूवमेंट इस तरफ होगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इसका डायपोल मूवमेंट इस तरफ होगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इसका डायपोल मूवमेंट इस तरफ होगा क्योंकि क्लोरीन की ज़्यादा। इसका डायपोल मूवमेंट इसकी तरफ होगा क्योंकि क्लोरीन की ज़्यादा। अब देखो ये नीचे जा रहा है, जितना ये नीचे जा रहा है उतना ही ऊपर जा रहा है, जितना ये नीचे आ रहा है उतना ही ऊपर आ रहा है। तो ये तो कैंसिल कर रहे हैं, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो जो ट्रांस वाला है उसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स कि जो ट्रांस आइसोमर्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर। कैसे होते हैं वो, नॉन पोलर। और जो हमारे स्विस आइसोमर्स हैं वो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। क्योंकि हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था जिनका डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है वो पोलर होते हैं, और जिनका डायपोल मूवमेंट इक्वल टू 0 आ जाता है वो नॉन पोलर होते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, दोनों जो आइसोमर्स हैं उनमें से हमारे पास जो पोलर है वो कौन सा है, नॉन पोलर है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं जो कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो सिस आइसोमर है वो क्या हमारा, पोलर, ठीक है। जो ट्रांस आइसोमर है वो क्या हमारा, ट्रांस आइसोमर है वो है हमारा नॉन पोलर, तो वो है हमारा नॉन पोलर। तो जहाँ पे पोलैरिटी वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, ज़्यादा। तो सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अब स्टेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेबिलिटी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ट्रांस आइसोमर है, जो ट्रांस है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सिस। इसको याद रखना है कि जो ट्रांस वाला है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सिस। अब देखो इसका रीज़न क्या है, सिस ड्रॉ करते हैं हम ऐसे, यहाँ पे H, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे Cl। कैसे मुझे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं जैसे मैंने पहले ड्रॉ करा वैसे ही, बस क्या है कि वो रहना चाहिए कि H एडजेसेंट रहने चाहिए हमारे पास। यहाँ पे Cl, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया। अब देखो सिस वाला जो है, सिस वाला, ठीक है, मान लो ये Cl है, H से मतलब Cl की जगह ना मैं CH3 लेती हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, CH3, यहाँ पे ले रही हूँ मैं CH3। तो अगर आपको पता होगा जो CH3 है वो बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे भी CH3 क्या है, बल्की ग्रुप। तो यहाँ पे बल्की ग्रुप क्या है, क्लोज है,
ठीक है। सिस वाले आइसोमर में क्या है, बल्कि ग्रुप क्या है, क्लोज है, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको, कि जो सिस आइसोमर्स हैं वहाँ पे क्या है कि जो बल्कि ग्रुप हैं, बल्कि जो ग्रुप हैं वो क्या है, क्लोज। तो अगर बल्कि ग्रुप क्लोज है तो होगी स्टेरिक हिंडरेंस, तो क्या होगी, स्टेरिक हिंडरेंस। तो स्टेरिक हिंडरेंस होगी तो क्या होगी, रिपल्शन। तो अगर रिपल्शन होगी तो क्या हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, अनस्टेबिलिटी। तो इसीलिए जो सिस ट्रांस आइसोमर है वो लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर, क्योंकि ट्रांस में जो बल्कि ग्रुप है वो दूर दूर है, तो इसमें स्टेरिक हिंडरेंस उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर स्टेरिक हिंडरेंस नहीं होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिस। अब बारी आती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, हमारे पास CH3 ले लेते हैं हम, CH3, यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ H आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे हमारा CH3 आ गया। अब ये सिस है, ये ट्रांस है हमारे पास। तो जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है, देखो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर समझाती हूँ मैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, मतलब जो जितना स्टेबल होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी कम होगी। तो ये ट्रांस है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो अगर ये स्टेबल है इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, कम, विच मीन्स किसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, सिस की। अब इसका रीज़न क्या होगा, देखो ये स्टेबल है, हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन्स को ऐड करना है, ठीक है, हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो मतलब जहाँ पे इजीली हाइड्रोजन ऐड होंगे वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, अगर हम बात करें तो हमारे पास इजीली ऐड होंगे तो उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पे पहले स्टेबल है तो ये क्यों किसी को ऐड करना चाहेगा, क्यों अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाहेगा, दैट्स वाई इसमें इजीली एच ऐड नहीं होते। तो अगर इजीली एच ऐड नहीं होंगे तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो कम होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो सिस है उसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रांस, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो ये था हमारे पास आइसोमराइजेशन का एल्कीन में। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की, हम एल्कीन को किस किस से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, एल्कीन को हम एल्काइल हैलाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अल्काइन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। किससे, अल्काइन से भी हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अल्काइन से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अल्काइन से लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा अल्काइन है, तो इसकी हम हाइड्रोजनेशन करेंगे। देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से हमें डबल बॉन्ड में जाना है तो हमें एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करके हाइड्रोजन लगाना है तो मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन या फिर हम रिडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पैलेडियम है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, पैलेडियम है जो चारकोल की प्रेजेंस में है, इसको एक कैटलिस्ट बोला जाता है। कौन सा कैटलिस्ट बोला जाता है, इसको बोला जाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है। कौन सा कैटलिस्ट बोला जाता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये C डबल बॉन्ड C तो बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C तो बन जाएगा। अब इसमें R है तो H आएगा, तो सिस और ट्रांस बनने का चांसेस है हमारे पास, ठीक है। क्या है हमारे पास, सिस और ट्रांस बनने का चांसेस है। तो जो हमारे पास ये लिनलार कैटलिस्ट है ये कैसी एल्कीन बनाता है, ये हमारी सिस एल्कीन बनाता है। कैसी एल्कीन बनाता है, ये सिस एल्कीन बनाता है। या तो ये रिएक्शंस ही आपको पूछ ली जाएगी या पूछा जाएगा लिनलार कैटलिस्ट है जो वो कैसी एल्कीन बनाता है। अब जब ये भी यहाँ पे भी क्या होगी, हाइड्रोजनेशन ही होगी। जब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हमारे पास होगी तो हाइड्रोजनेशन ही है, बनेगी भी एल्कीन ही है। बट इस केस में जो हमारी एल्कीन बनेगी वो कैसी बनेगी, ट्रांस एल्कीन बनेगी। इस केस में हमारी जो एल्कीन बनेगी वो कैसी एल्कीन बनेगी, ट्रांस एल्कीन बनेगी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके पास, ठीक है। क्या है ये? इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए किससे क्या बन रहा है हमारे पास। फ्रॉम एल्काइंस, जब हम लिनलार कैटेलिस्ट ले रहे हैं तब हमारे पास सिस एल्कीन बनती है, और जब हम सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया ले रहे हैं ट्रांस एल्कीन बनती है, ठीक है। ये एल्काइन से इसकी प्रिपरेशन होगी हमारे पास, ठीक है। किससे होगी? एल्काइन से। अब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे अल्काइल हलाइड से, ठीक है। किससे करेंगे? अल्काइल हलाइड से। नेक्स्ट इज फ्रॉम अल्काइल हलाइड। देखो, जब एल्कीन को हमने प्रिपेयर करना है अल्काइल हलाइड से, किससे प्रिपेयर करना है? अल्काइल हलाइड से। अब देखो अल्काइल हलाइड कैसे हो सकता है हमारे पास। लेट से मैंने ऐसे ले लिया, खोल के लिख रही हूँ स्ट्रक्चर को, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे मैंने X ले लिया कोई, ठीक है। X ले लिया, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। अब मैं चाह रही हूँ अल्काइल हैलाइड कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? अल्कोहलिक KOH की। प्रेजेंस फॉर अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये H है, ये X है। जब ये HX यहाँ से जाएगा तभी तो डबल बॉन्ड आएगा, H तो यहाँ से नहीं जाने वाला है क्योंकि H स्टेबल होता है। X है, जब भी कहीं पे भी X हो तो X रिमूव करता है, तो अगर यहाँ से X जाएगा वो अपने साथ यहाँ से H ले लेगा तो HX चला जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी जा रहा है और हैलोजन भी जा रहा है। दैट्स वाई इस रिएक्शन का नाम है, रिमूवल हो रही है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन का मतलब X, हैलोजन जा रहा है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। देखो ये कार्बन, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा उसको हेल्पा बोलते हैं, और उससे नेक्स्ट जो कार्बन है वो कौन सा आ जाएगा? बीटा। तो देखो क्या बन जाएगा, ऐसे करके यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये दोनों H के H ऐसे ही होंगे, H H, यहाँ पे H, और हम HX लिख देंगे। क्या लिख देंगे? HX। अब देखो इसमें से HX रिमूव हुआ ना, तो इस रिएक्शन को ना हम एलिमिनेशन, और कौन सी एलिमिनेशन बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? बीटा एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गया है वो कौन से कार्बन से गया है? बीटा। तो उस रिस्पेक्ट में जिस भी कार्बन से हाइड्रोजन जाता है उस रिस्पेक्ट में एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम होता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है इस रिएक्शन को? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रोजनेशन हैलोजिनेशन की बात करें कि कितनी जल्दी ये रिएक्शन होगी हमारे पास, तो अगर हैलोजन्स की बात की जाए, अगर आयोडीन होगा तो वो सबसे फास्ट करेगा, उसके बाद ब्रोमीन करेगा, फिर Cl करेगा। अगर हम इसमें बात करें कि ये हमारे पास, तो सबसे फास्ट टर्शरी अल्काइल हैलाइड करेगा, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी। ये हैलोजन्स का ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स, ठीक है। ये हमारा किसका है? अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर है। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर है, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर आ गया। तो ये थी हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। देखो अब फ्रॉम अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड, ठीक है। सेकेंडरी भी हो सकता है और हमारे पास टर्शरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम एक रूल पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ से क्या होगा हमारे पास। अब मैंने लेट से ये ले लिया, ये है हमारे पास CH3 CH2, यहाँ पे कोई भी हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है। CH2, यहाँ पे CH2 नहीं आएगा, एक सिंबल, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे क्या है हमारे पास? अल्कोहलिक KOH, और मैंने नीचे को भी ले लिया अल्कोहलिक KOH, ठीक है। दो, क्योंकि देखो ये जो है ये अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन अगर ये, इससे नेक्स्ट कार्बन बीटा होगा, इससे नेक्स्ट कार्बन बीटा होगा। अब हमारे पास दो बीटा कार्बन हो गए। तो अगर हमारे पास दो बीटा कार्बन है तो मतलब X के साथ H इस तरफ से भी जा सकता है, X के साथ H इस तरफ से भी जा सकता है। तो यहाँ वाले केस में मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ H, तो X यहाँ से, H यहाँ से, इन दोनों कार्बन्स के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इन दोनों कार्बन्स के बीच में देखो ये कार्बन और ये कार्बन, डबल बॉन्ड आ गया। इसका यहाँ से H चला गया, एक H बचा, यहाँ पे एक CH3 बचा, ओके। इसकी बात करें तो इसका भी X चला गया, एक H बचा, और एक क्या बचा? यहाँ पे CH3 बचा, ओके। अब यहाँ की बात की जाए, देखो यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 कार्बन, 1 2 3, ये 4 कार्बन। यहाँ पे 1 और 2 कार्बन में से H और X जाना है, तो इन दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो ये मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ से एक H चला गया, 2 H एज इट इज़ आए हैं, 2 H एज इट इज़ आए हैं। X जा चुका है, इसके साथ H आया, और ये वाला ग्रुप बचा है CH2 और CH3।
अब इसमें हमें डिसाइड करना है कौन सी एल्कीन जो है वो मेजर होगी, क्योंकि बनेगा तो इससे ये भी, बनेगा तो इससे ये भी। तो ये वाली जो एल्कीन है यहाँ पे मेजर होगी, ये वाली जो एल्कीन है ये माइनर होगी। मेजर माइनर का मतलब है लाइक ये 60% बन जाएगी और ये हमारी 40%, मतलब ये हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगी। अब ये कैसे डिसाइड हुआ ये मेजर है ये माइनर है? तो इसके लिए एक रूल है हमारे पास, वो रूल है सेट-जेफ्स रूल। क्या है हमारे पास? सेट-जेफ्स रूल बोला जाता है उसको, ठीक है। क्या बोला जाता है? सेट-जेफ रूल। तो ये रूल क्या बोलता है देखो, इस रूल के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग बीटा हाइड्रोहेलोजिनेशन कि जब हमारे पास बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है, मोर substituted alkene should be measured, कि जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी वो मेजर होगी। सब्सटीट्यूटेड का मतलब है कि जो एल्कीन के कार्बन एटम हैं उसमें H के अलावा किसमें ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 2 H है, 2 सब्सटीट्यूटेड है, मतलब यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूशन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, एक ही सब्सटीट्यूशन है यहाँ पे, तो एक ही सब्सटीट्यूशन है, विच मीन मेजर एल्कीन कौन सी होगी हमारे पास? जो हमारे पास सेकंड और थर्ड कार्बन में से एलिमिनेशन के बाद में आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? HX, और यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकती हूँ? HX। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रूल, सेट-जेफ रूल, की जब बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्केन है आपकी, वो वाली मेजर प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रेपरेशन मेथड पे जाते हैं, वो है विसिनल डाइहैलाइड। देखो विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब कि जब हमारे पास 2 डिफरेंट कार्बन्स के ऊपर सेम ग्रुप है, यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इसके ऊपर भी हैलोजन है, ये कार्बन है, इसके ऊपर भी हैलोजन है, 2 डिफरेंट कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप लगे हों उसको विसिनल बोलते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिंग कार्बन पे एक छोड़ के। अगर एक ही कार्बन पे हैलोजन लगे हो ना तो उसको बोला जाता है हमारे पास उसको जेमिनल, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा X2 निकल सकता है। यहाँ से क्या कर जाएगा, जब हम इसको जिंक के साथ ट्रीट करवाते हैं, X2 निकल जा चुका है, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, ये H और ये H एज इट इज़, ये H एज इट इज़ X2, क्योंकि ये इसका प्रेपरेशन मेथड भी था ना। अगर आपको याद हो कि अगर हम हमारे पास ये तो प्रेपरेशन मेथड ही है, उसमें पढ़ा था ना हमने, ये एल्केन्स वाले में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल से देखो, अब अल्कोहल क्या है? सिंपलेस्ट अल्कोहल ले लिया मैंने H, यहाँ पे मैंने लेट से H लगा दिया, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे मैंने H लगा दिया। ये होती है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट मतलब एसिड की प्रेजेंस में। अब देखो ये अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन। अब मैंने ऐसे क्यों बोला? जिस कार्बन के साथ OH है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट जो कार्बन है वो हमारा बीटा। अब इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन देखो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? डिहाइड्रेशन। तो आपने सुना होगा बॉडी में क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन। उसका मतलब क्या होता है? वाटर का अमाउंट कम। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। ऐसी रिएक्शन जिसमें वाटर का रिमूवल हो। देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, तो H कौन से कार्बन से जा रहा है? बीटा से। तो इस रिएक्शन का नाम भी क्या होगा हमारे पास? बीटा एलिमिनेशन। इस रिएक्शन का नाम भी क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ से जा चुका है, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा? HH, ये एज इट इज़ वाटर की रिमूवल हो चुकी है, तो ये हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। बाकी अगर बात करें कि ये जो हमारे पास हम डिहाइड्रेशन की बात करें कि डिपेंड करता है टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल, इनके ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है, मतलब कि जो अल्कोहल है, जैसे ये कौन सा अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल है। उसके बाद यहाँ अगर CH3 आ जाए, सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पे भी CH3 आ जाए, टर्शरी अल्कोहल है। तो जो टर्शरी अल्कोहल होगा सबसे फास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन देगा हमारे पास। ठीक है, तो ये थे इसके प्रिपरेशन मेथड। अब हम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास, बात करें हम एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है हमारे पास, सॉरी एडिशन रिएक्शन नहीं, मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम अब, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, ये रहा हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। वो किस वजह से, क्योंकि एल्कीन्स में पाई बॉन्ड होता है, वो वीक होता है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए जो है ये रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक पाई बॉन्ड। अगर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें तो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देती है हमारे पास। ठीक है, सो पहले तो एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हम इसमें एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इसको एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑब्वियस ही है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, जैसे ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये सिंपल सी एल्कीन ले ली हमने, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसमें अगर मैं H2 ऐड कर दूँ तो ये H2 ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास H2 ऐड कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को, जो एडिशन रिएक्शन है H2 की, तो इसको क्या मैं हाइड्रोजनेशन नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है तो हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजनेशन। तो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 H तो पहले से थे, एक और H आ जाएगा, H H H H H। तो ये तो सिंपल रिएक्शन है, इसमें तो कुछ नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो डेल्टा H है वो नेगेटिव आती है, मतलब इंथैल्पी नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन को आपको पता है हमने कौन सी रिएक्शन बोला था, ये एल्केन्स में पढ़ी थी हमने, इसको सैंडरसन-सैबटियर रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशंस ऑफ हैलोजन्स। तो हम हैलोजन्स को भी ऐड कर सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स बनते हैं हमारे पास कैसे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी H था, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, इसमें लेट से मैंने Br2 ऐड कर दिया, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, Br2 ऐड कर दिया। किसी भी सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट होता है यहाँ पे इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, कि जो रिएक्ट ना करे, इनर्ट सॉल्वेंट इज CCl4। ठीक है, तो क्या बनता है, बस विसिनल डाइहैलाइड्स बन जाएंगे। तो ये वाले H तो एज इट इज़, यहाँ आ जाएगा Br, यहाँ आ जाएगा Br, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H एज इट इज़ हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी होती है वो हमें पता है, सबसे ज़्यादा Cl2 रिएक्ट करता है, दैन Br2 रिएक्ट करता है, उसके बाद हमारे पास I2 रिएक्ट करता है। जो F2 होता है वो तो ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अगर मैं बात करूँ वो हमारा बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वॉयलेंट हो जाती है हमारे पास रिएक्शन। ठीक है, देखो जब हम इसको Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन ये रेड कलर का होता है। ये किस कलर का होता है हमारे पास, रेड कलर का। पर जैसे ही ये एल्कीन के साथ ट्रीट करता है तो ये इसका जो रेड कलर है वो क्या कर जाता है, रेड कलर जो है वो डिसअपीयर कर जाता है, डिसअपीयर कर जाता है। तो अगर ये रेड कलर डिसअपीयर कर गया, विच मीन्स यहाँ पे एल्कीन थी, तो इसीलिए इसको जो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन टेस्ट बोल दो। ये किसके लिए टेस्ट किया जाता है, फॉर अनसैचुरेशन, चेक करने के लिए कि कहीं पे भी डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये अनसैचुरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, जो ब्रोमीन का रेड कलर है वो डिसअपीयर हो चुका होगा, वो तभी डिसअपीयर होगा जब इसके साथ रिएक्शंस होगी। ठीक है, उसके बाद है एडिशंस ऑफ हैलोजन्स एसिड्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एडिशंस ऑफ हैलोजन्स एसिड। तो हैलोजन्स एसिड की अगर मैं बात करूँ, सिंपल यहाँ पे कौन से भी ग्रुप है, प्लस में हैलोजन एसिड क्या होता है, HX। ठीक है, ये हैलोजन एसिड्स होते हैं। तो ये सिंपली कैसे ऐड कर जाएंगे, ऐसे करके, ये 2 ग्रुप तो एज इट इज़ हैं, तो एक साइड H लगा देंगे हम, एक साइड X लगा देंगे ऐसे।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब एडिशन होगी सिमेट्रिकल एल्कीन पे, सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी है, लेट्स से मैंने ये ले ली एल्कीन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसमें मैंने HX ऐड करना है, इसमें मैंने क्या ऐड करना है, HX। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी H लगा दो, कहीं पे भी X लगा दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों कार्बन क्या है हमारे पास सेम है, तो कहीं पे भी हम ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सिमेट्रिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी हम ऐड कर सकते हैं। जो X होगा, X शुड बी Cl, Br और I, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्शंस काफ़ी एक्सप्लोसिव होती हैं, तो उसको हम स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी नहीं करते हैं। और जो ये एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स है ना, इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि जो एल्कीन है, एल्कीन हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पे तो ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस पर कौन अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स किसके पास नहीं होते, इलेक्ट्रोफाइल्स के पास, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लविंग है, तो इसीलिए कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो अब एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात आती है हमारे पास, क्या आती है, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, लेट्स से यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, बट एक तरफ मैंने CH3 ले लिया, एक तरफ मैंने क्या ले लिया, CH3। तो ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, तो अलग अलग कार्बन है। अब हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी H या X नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं जब इसमें HX ऐड करूँगी, अब जब मैं इसमें HX ऐड करूँगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक रूल होता है हमारे पास, मार्कोव्निकोव्स रूल, ठीक है, मार्कोव्निकोव्स रूल होता है हमारे पास। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिक रिएजेंट, कि कोई हमारे पास अनसिमेट्रिक रिएजेंट है टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, कि हमारे पास कोई अनसिमेट्रिक रिएजेंट है तो उसको ऐड करना है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है तो पॉजिटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट शुड गो टू दैट कार्बन एटम having higher number of hydrogen atom and negative goes to that having lower number of hydrogen atoms directly attached to carbon atom। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, देखो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अब ये अनसिमेट्रिक ही रिएजेंट है, इसमें ये पॉजिटिव पार्ट है और ये हैलोजन्स है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो ये कह रहा है कि जो पॉजिटिव पार्ट है ये रहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पार्ट जो है वो किसके पास जाएगा, उस कार्बन एटम के पास जाएगा जहाँ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, बट जो हाइड्रोजन एटम हो वो डायरेक्टली अटैच होने चाहिए। तो देखो एक कार्बन है, इसके डायरेक्टली अटैच्ड 1 2, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास
2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस कार्बन की, इसके पास डायरेक्टली अटैच्ड एक ही हाइड्रोजन है, इसमें इसका कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो विच मीन्स कि जब इसमें एडिशन होगी ये H एज इट इज़, तो पॉजिटिव पार्ट इस तरफ जाएगा। बात करूँ मैं ऐसे CH3, H इस तरफ और हमारा X इस तरफ आ जाएगा। X शुड बी Cl Br I, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो इंटरमीडिएट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट है हमारे पास, ठीक है। क्या है? इंटरमीडिएट। तो जो मार्कोनीज रूल्स है, इसमें जो इंटरमीडिएट जो हमारे पास फॉर्म होता है, वो कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है? तो इसमें होता है कार्बोकटायन। इसमें क्या हो जाता है? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, अनसिमेट्रिक रिएजेंट होगा, तो H मतलब H या H को भी आप या ऐसे भी आ सकते हो, H मतलब H पॉजिटिव पार्ट है ना, और H ही हायर हो जाएगा, तो H उसके पास जाएगा जहाँ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जहाँ पे लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ये था हमारे पास मार्कोनीज रूल्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका मार्कोनीज रूल, जो अभी हमने पढ़ा है। आगे जाके आगे के जो चैप्टर्स करेंगे वहाँ पे भी ये यूज़ होगा, यहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्कोनी रूल्स। तो अब हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनीज रूल्स के बारे में। देखो एंटी मार्कोनीज रूल्स, इसमें भी सेम वैसे ही है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HCH3, यहाँ पे HH, यहाँ पे मैंने HBr ले लिया, HBr के साथ यहाँ पे मैंने ना परऑक्साइड डाल दिया, यहाँ पे क्या डाला हुआ है? परऑक्साइड, ठीक है। तब हमारा एंटी मार्कोनी रूल्स लगता है। अभी एंटी मार्कोनीज रूल्स क्या होगा? एंटी मार्कोनी, मार्कोनी का उल्टा। तो मार्कोनी में क्या था? H गोज टू दैट हाइड्रोजन एटम हैविंग हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विच मीन्स यहाँ पे H उसके पास जाएगा जहाँ लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे HH, अब यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे H आएगा, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब बात की जाए इंटरमीडिएट की, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा प्रोडक्ट क्यों हुआ? क्योंकि परऑक्साइड आया है, तो परऑक्साइड की वजह से जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पे फ्री रेडिकल। कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। अब आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ HBr ही है जो एंटी मार्कोनी रूल्स देता है, ना ही HCl, ना ही HI, चाहे उनके साथ आप परऑक्साइड भी क्यों ना लिख दें। सिर्फ और सिर्फ यही जो कंडीशन है, HBr होना चाहिए और परऑक्साइड होना चाहिए, तभी एंटी मार्कोनी रूल्स होगा। ना ही HCl एंटी मार्कोनी रूल्स देगा, ना ही HI, चाहे उनके साथ परऑक्साइड भी क्यों ना हो जाए। क्योंकि जो HCl है उसमें जो HCl बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो परऑक्साइड उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, और जो HI है उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, तब वो उस करके रिएक्शन नहीं देता। HBr है, इसका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये कर देता है परऑक्साइड इसको ब्रेक, और HI की तरह ये रिवर्सिबल भी नहीं होता है। तो एंटी मार्कोनी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास Br वाला ही देता है, ये दोनों कंडीशन जब हों, ठीक है। क्या हो? ये दोनों कंडीशन हमारे पास हो इंटरमीडिएट। उसके बाद हम लिख सकते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर मतलब इसी में ही फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगी? एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे ऐड होता है? वाटर मार्कोनी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हमारे पास लेट से अनसिमेट्रिकल ही है, HCH3 HH, तो इसमें वाटर ऐड करेंगे H2O। तो वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो सॉरी यहाँ सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन CH3H, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। कौन सा रूल करेगा ये? मार्कोव्निकोज रूल्स, ठीक है। कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोव्निकोज रूल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें ये वाला जो पार्ट हमने करा मार्कोनी और एंटी मार्कोनी वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास ये, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे,
ठीक है, अब हम कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं इसकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखो क्या है, मतलब कि ऑक्सीजन ने ऐड होना है हमारे पास, तो ये एल्कीन है। तो जब हम इसको डाइल्यूटेड KMnO के 4 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ग्लिसरॉल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या हो जाता है हमारे पास फॉर्म। और जो ये रिएजेंट होता है इसका नाम होता है बेयर्स रिएजेंट। क्या नाम होता है इसका, बेयर्स रिएजेंट। ऑल्सो यूज फॉर, इसको भी यूज़ किया जाता है फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए इसको भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि पर्पल कलर का होता है KMnO4, आफ्टर रिएक्शन विद एल्कीन ये डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर पर्पल कलर, पर्पल कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है हमारे पास। इसीलिए इसको भी कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अनसैचुरेशन के लिए। अब देखो, अब हमने क्या ले लिया, एसिडिक KMnO4 चाहे एसिडिक K2Cr2O4 ले हम, तो इससे क्या होता है हमारे पास कि जो ये जो चीज़ें हैं हमारे पास CH2, अगर मैं बात करूं, ये माना एसिडिक ग्रुप में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे एसिडिक ग्रुप, क्योंकि यहाँ तो अल्कोहलिक ग्रुप में प्रेजेंट चेंज हुए, क्योंकि डाइल्यूटेड KMnO4 है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं था। बट अगर एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 हो तो हमारे पास ये जो ये यहाँ से ये ब्रेक हो गया, तो देखो ये ब्रेक होके क्या बना देगा, HCOOH प्लस में HCOOH, मतलब कि एसिडिक ग्रुप में क्या कर देता है, इनको कन्वर्ट कर देता है, इसमें कन्वर्ट कर देता है एसिडिक ग्रुप में। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे ये RCH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैंने R' लिख दिया, यहाँ पे मैंने R' लिख दिया। सेम ही रिएजेंट है हमारे पास, चाहे एसिडिक KMnO4 हो चाहे एसिडिक K2R हो। तो यहाँ पे K2Cr2O7 R, ये वाले कार्बन का क्या बन जाएगा, COH प्लस में इधर R' आ जाएगा, R'COOH, दोनों का ही क्या बन जाएगा हमारे पास, एसिड बन जाएगा। ये अलग अलग कार्बन है तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक तो इम्पॉर्टेंट है, डाइल्यूटेड KMnO4 को बेयर रिएजेंट्स बोलते हैं और इसका टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ अगर हम ट्रीट करवाएं तो हमारे पास ये एसिड बनाए। कौन सा एसिडिक है, ये मिथेनोइक एसिड है। ये कौन सा एसिड है, ये मिथेनोइक एसिड। ये भी कौन सा है, मिथेनोइक एसिड। बस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करा, जितनी भी कार्बन लेंथ होगी उसका क्या बना देना है, COH COOH। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास। उसके बाद अब इसकी लास्ट की 2 रिएक्शंस हमारे पास बचती हैं। ठीक है, ओजोनोलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये ओजोनोलिसिस। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ऐसा कोई बात नहीं है हमारे पास। देखो ओजोनोलिसिस, देखो ओजोनो और लाइसिस, मतलब एल्कीन जो है, लेट्स से ये हमारे पास एल्कीन है, ऐसे मैंने एल्कीन ले ली, कुछ भी लगा हो सकता है, O3 की प्रेजेंस में, ओजोन इज O3 की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। ठीक है, इसका क्या होता है, देखो ये कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन बॉन्ड और ये एक सिंगल बॉन्ड को मैंने ब्रेक करा, ये एज इट इज़। तो यहाँ पे ऊपर लगी ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन और एक यहाँ ऑक्सीजन, ऐसे। तो ये इसमें इंटरमीडिएट बनता है। ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या बनी है, इंटरमीडिएट बनती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं ट्रिक के साथ बता दूंगी आपको कि कैसे करना है। ये हमारा ओजोनाइट बनता है। क्या बनता है, ओजोनाइट। वेरी वेरी अनस्टेबल है ये, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो इससे क्या होता है, देखो इससे क्या होता है, अगर हमें ब्रेक करना हो इसको, तो देखो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ चला जाता है। ओके, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो चुके, क्योंकि यहाँ तो फिर कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन गए। देखो 1 2 3 4, तो ये भी ब्रेक हो चुका है। ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है और ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है। तो देखो इससे क्या बना, ये जो 2 ग्रुप है वो तो एज इट इज़ लगे हुए हैं, ये जो 2 ग्रुप हैं वो एज इट इज़ लगे हुए हैं। देखो ये 2 ग्रुप एज इट इज़ लगे हुए हैं, इसका ये इसके साथ बॉन्ड है, उस पर एक और बॉन्ड आ चुका है,
सेम नेक्स्ट वाला भी ऐसे बनेगा, देखना ध्यान से, बता देती हूँ मैं कैसे बना। ये जो कार्बन है, 2 ग्रुप तो एज इट इज़ लगे हुए हैं, ये वाला ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड तो था, उधर से उसका बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ आ चुका है, ये वाले ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो ये बना हमारे पास। तो ये मतलब कि जब एल्कीन की हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये एल्डिहाइड बन सकता है या कीटो। तो देखो आपने क्या करना है, आपको कुछ भी रिएक्शंस दे रखी हो, कुछ भी, लेट्स से मैंने यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, H लगा दिया, और आपको लिखा हुआ है O3, इसका प्रोडक्ट बनाओ। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इस डबल बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक। ये जो HCH3 और H एज इट इज़, बीच में लगा दो प्लस, दूसरे के साथ क्या लगा हुआ है, H एज इट इज़, यहाँ पे बस डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O लगा देना है, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देना है, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट हो जाएंगे। सेम अगर मैं ऐसे करूँ, ये रिएक्शन ले ली हमने, ये रिएजेंट ले लिया, यहाँ मैंने H ले लिया, यहाँ मैंने H ले लिया, यहाँ H ले लिया, यहाँ भी H ले लिया O3 के साथ। तो जब भी आपको कहीं पे भी एल्कीन देखने को मिले O3 दे रखा हो, तो सिंपल बस O3 को ब्रेक करो, मतलब जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दो, उस डबल बॉन्ड की जगह क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनोलिसिस रिएक्शन में आपने रिएक्शंस को देखना है, 3 पार्ट के ऊपर कोई भी जो है वो क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रेजेंस होती है जिंक और वाटर की प्रेजेंस होती है यहाँ पर। ठीक है, जिंक और वाटर की प्रेजेंस होती है। उसके बाद हमारे पास पॉलीमराइजेशन, जो कि आज की क्लास की लास्ट रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जैसे ये हमारी ईथीन है, CH2 तो इसको क्या किया जाए, हीट किया जाए, बहुत ज़्यादा CH2 यूनिट को हमने ट्रीट करवाया, तो हमारा क्या बनेगा, जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये सिंगल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे दूसरी सिंगल यूनिट, फिर उसके बाद CH2 नेक्स्ट यूनिट, ऐसे करके ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाती हैं। इन यूनिट्स को बोला जाता है पॉलीमर। तो ये बनेगा पॉलीथीन, क्योंकि कौन जुड़ा है, इथीन, बहुत सारी इथीन जुड़ी है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। तो ये आपके पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन जो है आपका, जो पार्ट है, एक पार्ट जो हाइड्रोकार्बन्स का वो ख़त्म होता है। ठीक है, एक पार्ट जो है हाइड्रोकार्बन्स का वो क्या होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब ना लेट्स से आपके पास ये रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, अब इसको किसी ने बोल दिया ऑर्गेनोलिसिस करो, तो देखो इसको कैसे करोगे ऑर्गेनोलिसिस, इसको ब्रेक करना है। अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी, ये चीज़ ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, 4 कार्बन तो एज इट इज़ है, बीच के डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। तो अगर डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक करके क्या लगा देंगे हम, डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, इसका नाम होगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो N1,4 डाई अल, इसका नाम हो जाएगा। N के साथ E मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे वोवल नहीं है, D आ रहा है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी बस जस्ट जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके डबल O लगा देना, तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये था आपकी आज की क्लास का। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो चैनल का जो इंस्टा पेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जाके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नोट्स के बारे में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।